महाभारत का अंत हम सब जानते हैं। तीरों की शैया पर लेटे भीष्म, वो शायद सोच रहे होंगे कि कहाँ गलती हुई। एक सिंहासन जो उनका हो सकता था, एक पूरा जीवन जो वो जी सकते थे, सब कुछ बस एक प्रतिज्ञा की भेंट चढ़ गया। और उस प्रतिज्ञा की वजह सिर्फ एक औरत, सत्यवती। बिल्कुल। हम सत्यवती को अक्सर हस्तिनापुर के संकट की एक वजह मानते हैं। एक मछुआरन जिसकी महत्वाकांक्षा ने भीष्म को वो प्रतिज्ञा लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन कविता कहानी की किताब द फिशर क्वीन डायनेस्टी हमें इस कहानी से बहुत पहले ले जाती है। अच्छा। हाँ, उस 15 साल की लड़की के पास जिसे दुनिया काली कहती थी, जिसके शरीर से मछली की गंध आती थी और जिसके दिल में एक बहुत बड़ा राज था। और वो राज था कि वो एक राजा की ठुकराई हुई बेटी है। बिल्कुल। आज हम इसी पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास कविता कहानी की ये किताब है जो सत्यवती को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है। हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक अपमानित लड़की ने अपनी किस्मत को चुनौती दी, कैसे एक शक्तिशाली ऋषि को अपनी शर्तों पर झुकाया, और कैसे एक ऐसे साम्राज्य की पटकथा लिख दी जिसका हर अध्याय खून से लिखा जाना था। ये कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं, बल्कि उसके अंदर जल रही विद्रोह की आग की है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। किताब हमें एक ऐसी सत्यवती से मिलाती है जो रानी तो बिल्कुल नहीं है, वो एक मछुआरन है। नाम सत्यवती है, पर सब उसे काली बुलाते हैं। हाँ। और उसके जीवन में अपमान और गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि किताब में एक सीन है जहाँ राजा के सैनिक उसे चोर समझकर सरेआम उसकी तलाशी लेते हैं। तो आप सोचिए, उसके मन में अमीरों और राज परिवार के लिए कितनी नफरत भरी होगी। और ये सिर्फ गरीबी से जन्मी नफरत नहीं थी, है ना? ये बहुत पर्सनल थी। बहुत ज्यादा। उसे पता था कि वो राजा उपरीचर वसु की नाजायज बेटी है, जिसे जन्म के तुरंत बाद उसके पिता ने एक मछुआरे को सौंप दिया था। वो हर दिन उस हस्तिनापुर को देखती थी जहां उसका असली पिता राज करता था, और उसे लगता था कि उसका हक, उसकी पहचान सब उससे छीन लिया गया है। वो अपनी माँ की तरह गुमनामी में नहीं मरना चाहती थी। बिल्कुल नहीं। उसके अंदर का गुस्सा सिर्फ व्यवस्था के खिलाफ नहीं था, वो अपने भाग्य के खिलाफ था। और इसी उथल-पुथल के बीच उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। एक असाधारण शक्तियों वाला जवान ऋषि पाराशर उसकी नाव में बैठता है। और किताब में इसका वर्णन बहुत दिलचस्प है। पाराशर उससे वासना से देख रहे थे, लेकिन सत्यवती ने उनकी आंखों में वासना नहीं देखी। उसने एक अवसर देखा। हाँ, एक अवसर। और यहीं पर कविता कहानी सत्यवती के चरित्र की सबसे गहरी परत खोलती हैं। वो डरी नहीं। सोचिए, एक 15 साल की लड़की एक शक्तिशाली ऋषि के सामने अकेली है, पर उसके दिमाग में डर की जगह हिसाब किताब चल रहा था। उसे पता था कि ये कोई आम इंसान नहीं है। बिल्कुल। जब पाराशर ने अपनी शक्तियों से नदी के बीच घना कोहरा पैदा कर एक द्वीप बना दिया, तो सत्यवती को यकीन हो गया। उसे समझ आ गया कि ये व्यक्ति उसकी किस्मत बदल सकता है। एक मिनट, इसे सौदा कहना तो आसान है, लेकिन क्या इसमें कहीं भी पाराशर के प्रति एक आकर्षण या सम्मान का भाव नहीं था, या ये 100% एक रणनीतिक कदम था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और काणे की व्याख्या के अनुसार ये 100% रणनीतिक था। ये सिर्फ चालाकी नहीं थी, ये उस समाज का प्रतिबिंब है जहां एक औरत के पास अपने शरीर के अलावा मोल भाव करने के लिए कुछ नहीं था। सत्यवती ने बस उस नियम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपनी देह को वस्तु बनने से इनकार कर दिया और उसे एक हथियार बना लिया। वाओ! उसने पाराशर की कमजोरी में अपनी सबसे बड़ी ताकत देखी। हाँ, और उसने अपनी शर्तें रखी, ऐसी शर्तें जो किसी साधारण लड़की के दिमाग में आ भी नहीं सकती। क्या थी वो शर्तें? पहली शर्त, मेरे शरीर से जो मछली की गंध आती है उसे ऐसी सुगंध में बदलो जो मीलों तक फैले। और पाराशर ने उसे मत्स्यगंधा से योजनगंधा बना दिया। कस्तूरी की मनमोहक सुगंध उसकी नई पहचान बन गई। कमाल है। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त, मुझे शाश्वत यौवन और सौंदर्य दो। तीसरी, अगर हमारा कोई पुत्र हुआ तो उसका जन्म इसी द्वीप पर होगा, उसे तुम पालोगे और दुनिया उसे कभी नाजायज नहीं कहेगी। और सबसे बड़ी चौथी शर्त? हाँ, इस सब के बाद भी मेरा कौमार्य भंग ना हो। मतलब उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपने शरीर से आती गंध को अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी पहचान बना लिया। अरे! और भविष्य की हर चिंता को पहले ही खत्म कर दिया।
उसे एक बेटा हुआ, कृष्ण द्वैपायन। जिन्हें हम आज महर्षि वेदव्यास के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और जन्म देते ही उसने अपने बेटे को पराशर को सौंप दिया। उसने ममता नहीं, आजादी और शक्ति चुनी। ये एक बहुत बहुत कठिन फैसला रहा होगा। बेहद कठिन, लेकिन सत्यवती के लिए जरूरी था। वो जानती थी कि एक बिन ब्याही माँ बनकर वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। उसने अपने बेटे के लिए एक सम्मानित भविष्य चुना और अपने लिए स्वतंत्रता। तो अब सत्यवती के पास सौंदर्य था, यौवन था और एक शक्तिशाली बेटे का रहस्य भी। वो अब एक साधारण मछुआरन नहीं थी। सवाल ये था कि इस नई शक्ति का इस्तेमाल वो कहाँ और कैसे करती। मगर इसका जवाब उसे जल्द ही मिल गया, हस्तिनापुर के बूढ़े राजा शांतनु के रूप में। राजा शांतनु? हाँ, शांतनु अपनी पत्नी गंगा को खोने के बाद गहरे शोक में थे, अकेले थे। एक दिन शिकार करते हुए जब उन्हें यमुना के पास से योजनगंधा की वो दिव्य सुगंध आई तो वो उसकी ओर खींचे चले गए। उन्होंने सत्यवती को देखा और पहली नजर में ही मोहित हो गए। किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि शांतनु उसे अपनी रानी नहीं बल्कि रखेल बनाना चाहते थे, अपने हरम की शान। हाँ, लेकिन सत्यवती अब वो पुरानी काली नहीं थी जो किसी के दया पर जीती। उसने क्या किया? उसने साफ इनकार कर दिया। उसने राजा से कहा, मैं आपकी प्रेमिका बन सकती हूँ, आपसे प्यार कर सकती हूँ, लेकिन शादी के बिना नहीं। क्या मैं आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ? ये तो एक बहुत बड़ा दाव था। वो सीधे सीधे राजा को ठुकरा रही थी। बिल्कुल, लेकिन उसने राजा की वासना को प्यार में और प्यार को शादी की जिद में बदल दिया। वो जानती थी कि राजा का मोह ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और वो सही थी। राजा शांतनु उसके पिता दशराज के पास शादी का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। और यहीं पर कहानी ने वो मोड़ लिया जिसने हस्तिनापुर का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। दशराज ने, और शायद सत्यवती के ही कहने पर, वो शर्त रखी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। क्या शर्त थी? दशराज ने कहा, महाराज, मुझे अपनी बेटी का विवाह आपसे करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको वचन देना होगा कि मेरी बेटे से जन्मा पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज और अगला राजा बनेगा। ये सुनकर तो शांतनु के पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। बिल्कुल, क्योंकि सिंहासन पर तो उनके बेटे देवव्रत का अधिकार था। वो अपने बेटे से उसका हक नहीं छीन सकते थे, पर सत्यवती के बिना रह भी नहीं सकते थे। वो टूटकर महल लौट आए। और यहीं पर देवव्रत का प्रवेश होता है। हाँ, अपने पिता को इस तरह दुखी देखकर वो कारण जानने के लिए दशराज के पास पहुंचते हैं। और जब उन्हें शर्त का पता चलता है तो वो उस पल एक ऐसा फैसला लेते हैं जो इतिहास बन जाता है। भीष्म प्रतिज्ञा। उससे भी पहले देवव्रत सत्यवती और उसके पिता के सामने प्रतिज्ञा करते हैं, मैं गंगापुत्र देवव्रत आजन्म हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूँ। सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन दशराज को तब भी यकीन नहीं हुआ। नहीं, वो एक चतुर मछुआरा था। उसने कहा, राजकुमार, हमें आपकी बात पर विश्वास है, पर आपके पुत्रों का क्या? वो तो अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और तब देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली। हाँ, तब उन्होंने वो भयानक प्रतिज्ञा ली जिसने उन्हें देवव्रत से भीष्म बना दिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कसम खाई ताकि भविष्य में सिंहासन के लिए कोई और दावेदारी पैदा ना हो। ये सोचना भी मुश्किल है, एक इंसान अपने पिता की एक इच्छा के लिए अपना पूरा भविष्य, अपनी पूरी पीढ़ी ही मिटा दे। बिल्कुल, इस एक प्रतिज्ञा का बोझ सिर्फ भीष्म ने नहीं, पूरे हस्तिनापुर ने उठाया। सत्यवती को अपना सिंहासन तो मिल गया, लेकिन इसकी नींव एक बेगुनाह के जीवन की कुर्बानी पर रखी गई थी। और ये सिर्फ एक भावनात्मक त्याग नहीं था, ये एक राजनीतिक भूचाल था। हाँ, भीष्म की प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर में एक स्थायी पावर वैक्यूम बना दिया, शक्ति का एक खालीपन। वो हमेशा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहेंगे, लेकिन कभी राजा नहीं बनेंगे। इसी एक विरोधाभास ने भविष्य के हर संघर्ष की नींव रखी। तो सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बन गई, उसका सपना पूरा हो गया। हाँ, उसके 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। उसे लगा कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। क्या हुआ? चित्रांगद एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारा गया और विचित्रवीर की भी निसंतान मृत्यु हो गई। जिस सिंहासन के लिए सत्यवती ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, वो एक बार फिर खाली हो गया। ये तो सत्यवती के जीवन का सबसे बड़ा संकट था। उसका पूरा वंश खत्म होने की कगार पर था। बिल्कुल। अब एक रानी के तौर पर, एक मां के तौर पर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने भीष्म से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का अनुरोध किया। क्या कहा उसने? उसने कहा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मेरे लिए नहीं, हस्तिनापुर के लिए तोड़ दो। अपनी विधवा भावियों से संतान उत्पन्न करो और कुरुवंश को बचा लो।
ये तो बहुत ही जटिल स्थिति थी। वो उसी व्यक्ति से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कह रही थी जिसकी प्रतिज्ञा की वजह से वो रानी बनी थी। और भीष्म ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपना वचन नहीं तोड़ सकते, चाहे वंश खत्म ही क्यों ना हो जाए। सत्यवती का हर रास्ता बंद हो चुका था। तब उसने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, अपना वो रहस्य खोला जिसे उसने सालों से छुपा कर रखा था। हाँ, उसने भीष्म को अपने पहले बेटे ऋषि व्यास के बारे में बताया और उसने नियोग प्रथा का प्रस्ताव रखा। नियोग मतलब? देखिए, नियोग कोई आम प्रथा नहीं थी। ये एक आपातकालीन समाधान था जिसके बहुत सख्त नियम थे। ये सिर्फ वंश बचाने के लिए था। इसमें कोई भावना या रिश्ता शामिल नहीं होता था। सत्यवती का ये फैसला लेना दिखाता है कि वो राजवंश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, भले ही इसकी कीमत उसकी अपनी बहुओं को चुकानी पड़े। बिल्कुल। उसने अपनी दोनों विधवा बहुओं अंबिका और अंबालिका को व्यास के साथ संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया। वो अपने वंश को बचाने के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने अपनी बहुओं की मानसिक स्थिति के बारे में सोचा ही नहीं। और यहीं पर उसकी योजना में एक और त्रासदी हुई। हाँ, व्यास वर्षों की तपस्या के कारण एक भयंकर रूप में थे। उनके उलझे बाल, जलती हुई आंखें, उनके रूप को देखकर अंबिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। नतीजा, उसका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। सत्यवती क्रोधित हो गई होगी। एक अंधा राजकुमार राजा कैसे बन सकता है? उसने दूसरी बहू अंबालिका को भेजा और उसे आंखें खुली रखने की चेतावनी दी। अंबालिका ने आंखें तो खुली रखी, लेकिन व्यास के तेज को देखकर वो डर से पीली पड़ गई और उसका पुत्र पांडु पीला और कमजोर पैदा हुआ, जो हमेशा बीमार रहता था। मतलब सत्यवती की पूरी योजना मिट्टी में मिल रही थी। बिल्कुल। 2 राजकुमार और दोनों ही सिंहासन के लिए एक तरह से अयोग्य। उसने गुस्से में अंबिका को दोबारा व्यास के पास जाने का आदेश दिया, लेकिन इस बार अंबिका ने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी ने बिना किसी डर के व्यास का सामना किया और उससे एक स्वस्थ और बुद्धिमान पुत्र विदुर का जन्म हुआ। हाँ, ये शायद सत्यवती की महत्वाकांक्षा पर भाग्य का सबसे बड़ा व्यंग्य था। उसे एक उत्तम वारिस मिला, लेकिन वो एक दासी का बेटा था। वो सिंहासन का अधिकारी नहीं था। इस तरह सत्यवती की कोशिश ने 3 ऐसे राजकुमारों को जन्म दिया जो किसी न किसी रूप में अधूरे थे। एक अंधा, एक कमजोर और एक अधिकार से वंचित। यहीं से महाभारत के उस महायुद्ध की नींव पड़ी। सत्यवती, एक ऐसी औरत जिसने अपनी शर्तों पर दुनिया जी। उसने गरीबी को हराया, अपमान का बदला लिया, एक साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या वो एक नायिका थी या एक ऐसी महत्वाकांक्षी औरत जिसने सत्ता के लिए कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। कविता काणे की किताब उसे किसी एक खांचे में नहीं रखती। वो उसे एक फाइटर के रूप में दिखाती हैं, जिसने उस पुरुषवादी दुनिया में अपने लिए जगह बनाने के लिए हर उस हथियार का इस्तेमाल किया जो उसके पास था। काणे की किताब इस विचार को सामने रखती है कि सत्यवती के लिए अस्तित्व की लड़ाई और सत्ता की भूख, ये दोनों चीजें अलग नहीं थी। उस युग में एक अकेली बेसहारा औरत के लिए अस्तित्व की लड़ाई का मतलब ही सत्ता हासिल करना था। सत्ता के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसके फैसले क्रूर लग सकते हैं, लेकिन शायद उसके हिसाब से वो जरूरी थे। बिल्कुल। किताब के अंत में जब व्यास उसे चेतावनी देते हैं कि उसी के वंशज एक दिन इस सिंहासन के लिए एक दूसरे का खून बहाएंगे, तो सत्यवती टूट जाती है। वो समझ जाती है कि जिस वंश को बचाने के लिए उसने इतना कुछ किया, वही वंश एक दूसरे का विनाश करेगा। वो सब कुछ छोड़कर जंगल चली जाती है। उसने एक राजवंश शुरू किया, लेकिन शायद वो उसके विनाश की वजह भी बनी। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। अगर सत्यवती को उसके जन्म के समय उसके पिता ने अपनाया होता, उसे एक राजकुमारी के तौर पर पाला होता, तो क्या वो इतनी क्रूर और महत्वाकांक्षी बनती? या क्या उसकी महत्वाकांक्षा उसके खून में ही थी और उसकी परिस्थितियों ने बस उसे बाहर निकाला? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद कभी नहीं मिलेगा।